नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मिला शिवलिंग, कोर्ट ने दिए सील करने के आदेश। एआईएमआईएम की गुजरात की सियासत में जगह बनाने की कोशिश, ओवैसी की बड़गाम में सभा। और एमएसयू की छात्रा का परीक्षा से पहले एक्सीडेंट, प्रबंधन ने लगाई परीक्षा देने पर रोक। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में पिछले कई दिनों से सर्वे का काम चल रहा है और इस सर्वे के दौरान आज एक शिवलिंग मिलने की घटना से हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जारी ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे में एक बड़ी खबर सामने आई है। परिसर के अंदर सर्वे टीम को शिवलिंग मिला है। ये बात सामने आने के बाद वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया है कि जिस जगह शिवलिंग मिला है उसे तत्काल सील कर दिया जाए। वहां किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने इन अधिकारियों को जगहों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दे दी है। दरअसल वाराणसी में सर्वे के दौरान ज्ञानव्यापी मस्जिद में ये शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, जिस पर हिंदू पक्ष के पैरोकार जितेंद्र सिंह बेसेन ने कहा कि ज्ञानवापी में इतने साक्ष्य मिले हैं जो अभी उजागर नहीं किए जा सकते। बस अभी इतना बताना चाहता हूं कि करीब 12.5 फीट का शिवलिंग मिला है। अयोध्या की तरह 500 साल का इंतजार मैं नहीं करूंगा। बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर यहां बनकर रहेगा और जल्द से जल्द बनेगा। उन्होंने ये भी संभावना जताई कि उन्हें मथुरा में भी सफलता मिल सकती है। गुजरात विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ एआईएमआईएम भी इस बार गुजरात की सियासत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के वडगाम में आए और यहां उन्होंने एआईएमआईएम के लिए समर्थन मांगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल तेजी पकड़ चुका है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ छोटे छोटे दल भी यहां सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बनासकांठा के वडगाम के मजादर्ग में एक भव्य जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित इस सभा के दौरान ओवैसी ने एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। करीबन 15,000 लोगों की उपस्थिति में ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार पर जमकर हल्ला बोला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। अब मुझे किसी ने पूछा कि ये ज्ञानवापी के नीचे क्या देखना चाह रहे, ताजमहल के नीचे क्या देखना चाह रहे, कुतुब मीनार के नीचे क्या देखना चाह रहे, तो सोशल मीडिया पर मैंने ये पढ़ा। मेरे को नहीं मालूम, वल्लाहु आलम। किसी ने कहा, सोशल मीडिया पर लिखा कि वो ताजमहल देखने गया था। आगरा के ताजमहल के जो क्यूरेटर जिम्मेदार थे उनके साथ उनका रिश्तेदार था। तो उस लड़के ने कहा, लिखता है कि मैं ताजमहल के नीचे जाना चाह रहा था, तहखाने में। तो उसको डायरेक्टर ने कहा कि देखो, सेलफोन की इजाजत नहीं है, सेलफोन रख दिए। फिर जब नीचे गए तो फिर चेक किया गया कि क्या सेलफोन है, नहीं था। फिर जब दरवाजा खोलने की बात आई तो कहा दरवाजा नहीं खोलेंगे, उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोहर है। उनसे कहा गया कान लगाकर सुन लो। तो उस लड़के ने ताजमहल के तहखाने में जो कमरा है उसमें कान लगाकर सुना और वो खुद सोशल मीडिया पे लिख रहा है कि उसने बड़ी खूबसूरत इंसान की आवाजें सुनी। उसने बड़ी खूबसूरत इंसान की आवाजें सुनी और वो क्या कह रहे थे ताजमहल से कि चौकीदार को बोलो नौकरियां नहीं है नौजवानों के पास, चौकीदार को बोलो कि पेट्रोल को कीमतों को कम करें। आवाज, सुरीली आवाज आ रही थी।
कि चौकीदार से बोलो कि महंगाई बहुत बढ़ गई, कम करो। और फिर बाद में आवाज आई कि चौकीदार चोर भी है। ये मैं नहीं, वो तो लिखा है। मुझ पर केस नहीं बुक कर सके। इस देश को अगर खतरा है तो मुसलमानों से। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये बात साफ और वाज़े अल्फाज में कह रहा हूं कि इस देश को अगर खतरा है तो गांधी के कातिलों से खतरा है। इस देश को अगर खतरा है तो नाथूराम गोडसे को अपना हीरो मानने वालों से, इन जालिमों से खतरा है। मगर इस पर बात नहीं होगी। गोडसे के भक्त आज ये नफरत की फिजा भारत में पैदा कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जब मैंने हिजाब के मसले को उठाया तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो मुझ पर तनकीद की गई कि ओवैसी तुमने उत्तर प्रदेश में हिजाब के मसले को क्यों उठाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हुफ्फाज किराम के दरमियान में खड़े होकर लबकशाई कर रहा हूं। मैं उलमाए किराम के दरमियान में खड़े होकर बोलने की जुर्रत कर रहा हूं। मैं सियासत के मदरसे का तालिब इल्म हूं और सियासत सीखने की कोशिश कर रहा हूं। और सियासत का तालिब इल्म होने की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि हर चीज इस्लाम दुश्मन ताकतें ये देखती हैं कि मुसलमानों को मुल्क के एक हिस्से में चुमटी लेकर देखो, तनकीद करके देखो, इनको हिलाकर देखो, इनका रद्द अमल क्या होगा। जब मैंने हिजाब के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि हिजाब हम पहनेंगे, हमारी बेटी, हिजाब हमारा बुनियादी हक है, अगर आज हिजाब पर खामोश हो जाओगे तो कल कहेंगे दाढ़ी बहुत लंबी है, कम कर। यकीनन बीजेपी को हराना है। कौन कह रहा है नहीं हराना है? हम ही तो लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। पार्लियामेंट में हर चीज में मजलिस मुखालिफत करती है। ट्रिपल तलाक का कानून आया तो मजलिस ने मुखालिफत की। एनपीआर एनआरसी का कानून आया, मजलिस ने कानून की कॉपी को फाड़ा। यूएपीए का कानून आया, हमने मुखालिफत की, कांग्रेस ने तायीद की। क्या कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए तरमीमी बिल की तायीद नहीं की? तायीद की। और आज आप हम पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मेरी जमात का पैगाम यही है कि आपके सियासी नुमाइंदे कामयाब होकर जिला परिषद हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, जाना चाहिए। आपकी आवाज सुननी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा दिया गया। जब मैंने उस पर कहना शुरू किया तो फिर से उंगलियां उठाना शुरू कर दिए, तनकीद करना शुरू कर दिए कि आखिर तुम क्यों बोल रहे हो। तो फिर आप बोलो ना, जो मुझे खामोश रहने के लिए कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते? हिजाब के मसले में आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। हलाल गोश्त का मसला आपको बोलना था, आप नहीं बोले। नौकरियां मिल रही है नौजवान मुसलमान को तो कहा गया जॉब जिहाद, आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। अब मस्जिद का मसला आया तो हम जब दलाइल के साथ मस्जिद की बात करते तो कहते तुम क्यों बोल रहे हो। अरे याद रखो, मैं बोलूंगा। मैं इसलिए बोलता हूं, क्योंकि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे जमीर को मैंने अभी बेचा नहीं है, ना कभी बेचूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसलिए बोलता हूं
कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से, योगी से नहीं डरता हूं। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है और मैं खुलकर अपनी बात को रखना चाहता हूं। हाँ, तुमको अगर मेरी बात पसंद नहीं आती है तो अपने कान में उंगलियां रख लो, मगर तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे। गुजरात के पटेल भाई, मुसलमानों की उनकी आबादी एक है और उनके 47 एमएलए जीत सकते हैं और हमारे 3 क्यों जीत रहे, बताओ? कौन डील कर रहा है? कौन डील कर रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर कांग्रेस के 12 एमएलए बीजेपी में भाग गए। मेरे से पूछ कर गए थे क्या? 12 भाग गए। क्या मैंने उनको बिठाकर हैदराबाद की बिरयानी खिलाई? वो तो मेरी बिरयानी नहीं खाए, वो तो नरेंद्र मोदी का ढोकला खाकर चले गए बीजेपी में। अब कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलेगी इस पर। ये आप क्यों आ रहे? राहुल गांधी अमेठी में हार गए, मैं नहीं था। कैसे हार गए राहुल गांधी, बताओ? फिर आप केरल को जाते हैं, केरला को, वहां पर जीतते। क्यों जीतते? क्योंकि 35% मुसलमान है। अमेठी में हार गए, मैं नहीं था, मजलिस नहीं थी। मगर बोलेंगे नहीं नहीं, ओवैसी वहां से गुजरा था, मैं तो गया भी नहीं। आपके 12-13 एमएलए गुजरात से चले गए। क्या ये बात सच नहीं है कि वडगाम के कांग्रेस के जो साबिका एमएलए थे, मनी भाई चले गए, टाटा कर गए? क्या आपके खाने की दुकान पर मनी भाई खाकर गए थे क्या? कि भाई यहां पर अच्छा खाना मिलता है, मैं खा के जाऊंगा। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में जारी परीक्षा में एक्सीडेंट के चलते देरी से पहुंची छात्रा को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, जिससे काफी विवाद हुआ। एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में इन दिनों टीवाई बीकॉम की परीक्षाएं चल रही है। टीवाई बीकॉम की छात्रा हिताक्षी अपने घर से परीक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन मनीषा चौकड़ी निकट छात्रा का एक्सीडेंट हो गया। गंभीर स्थिति में भी छात्रा परीक्षा देने कॉमर्स की यूनिट बिल्डिंग पहुंची, लेकिन यहां के प्रबंधन द्वारा छात्रा को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। छात्रा ने रो कर सिर्फ 1 घंटा परीक्षा में बैठने देने की अनुमति मांगी, लेकिन प्रबंधन ने इसकी इजाजत नहीं दी। હું ટીવાય બીકોમમાં છું। આજે આઈએફનું પેપર હતું અને સવારે 7:30 વાગે એવું એક્સિડન્ટ થયું, એટલે એમાં કૂતરું આવી ગયું ને હું પડી ગઈ। મને ત્યાં થોડુંક સારું નહોતું, એટલે જે આજુબાજુ હતા એમને ઘરે ફોન કર્યો અને પછી હોસ્પિટલ લઈ ગયા। ટીચીસ આવ્યા છે 5, માથા પર અહીંયા વાગ્યું છે, હાથ પર બધે છોલાયું છે, આંખ सूजी गई है। એટલે એવું કીધું કે નહીં અપાય, ટાઈમ ઓવર થઈ ગયો છે, રૂલ્સમાં નથી એવું કે આપી શકે। મને એવું હતું કે આઈ ટ્રાય ટુ અટેમ્પ્ટ એમસીક્યુ, કે હું એમસીક્યુ અટેમ્પ્ટ કરી શકું તો કંઈક થઈ શકે ને આગળ બી લખાય તો હું લખીને હું કરું, તો કંઈક હું ટ્રાય કરું મારા હિસાબેથી। મારી હિંમત નથી આપવાની, બરાબર નથી, ના મેન્ટલ સ્ટેજ હતું ના ફિઝિકલી હતું, પણ આઈ ટ્રાય કે હું આપી શકું, કે હું અટેમ્પ્ટ કરવા દે તો હું અટેમ્પ્ટ કરીને આવી શકું, તો વરસ ના બગડે મારું। મારા 7:30 પછી મને જાણ થઈ કે મારી છોકરીનું એક્સિડન્ટ થયું છે, એટલે તાત્કાલિક હું વ્હીકલ લઈને દોડી અને ત્યાં પહોંચ્યા પછી હું એને રિક્ષામાં હોસ્પિટલ લઈ ગઈ। હોસ્પિટલમાં ઇમરજન્સીમાં ડૉક્ટરને બોલાવવા પડે, ડૉક્ટર તરત આવે નહીં, એટલે ઇમરજન્સીમાં ડૉક્ટરને બોલાવ્યા, એને ટ્રીટમેન્ટ કરી, એમને કીધું કે એનાથી એક્ઝામ આપવા નહીં જવાય, એને ટાંકા લીધા છે, તમે રાહ જુઓ, એને કંઈક થાય તો પછી એક્ઝામ અપાવી દો। એટલે 10 મિનિટ અમે ત્યાં વેઇટ કરી અને તરત મેં અહીંયા આવવા માટે ઓટો બોલાવીને એને એક્ઝામ અપાઈ ગમે તે રીતે। એટલે છોકરી કહે છે મારું વરસ ના બગડે, એટલે મમ્મી મને એક્ઝામ અપાવડાવી દો, એમસીક્યુઝ એટેન્ડ કરીને પછી મારી જે ટ્રીટમેન્ટ કરવી હોય એ કરજો।
પણ ડૉક્ટરે કીધું કે આ બેટા વધારે છે, તું પહેલાં લઈ લે પછી તું જા દવા લઈને. એટલે એને ગોળી અને બધું ત્યાં તાત્કાલિક જે ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડે બધી ડૉક્ટરે કરી અને મેડિકલ પણ લખી આપ્યો સરે. અને પછી હું ઓટોમાં બેસીને અહીંયા આવી 9:05 હું અહીં આવી ગઈ હતી. એકચ્યુઅલી રિક્ષા આ સાઈડે પેલા બ્રિજની પેલી સાઈડ હતી એટલે એનાથી ચલાતું નહોતું. મને ખબર નહીં કેવી રીતે અહીં અવાય, એટલે મેં કોઈ બાઇકવાળા ભાઈ પાસે એને બેસાડીને લઈને આવી. 9:05 હું અંદર એન્ટ્રી થઈ ગઈ. પ્યુનને મેં કીધું કે બોલાવો, તો કે 9:15 થઈ ગયા છે એટલે હવે કોઈ તમારું થાય નહીં. 9:20 મને એવો જવાબ મળ્યો કે તમારી બેબીને આ વર્ષે એક્ઝામ અપાય નહીં. એટલે હું નીચે બેસી રહી અને ક્લાસીસવાળા સર હતા, એમના સરને કુમાર સર, એમને મેં ફોન કર્યો કે આ બેબીનું કેરિયર ના બગડે એટલે તમે જરા ફોન કરીને જુઓ કે હજુ 3 કલાકનો ટાઈમ છે તો એ આપી શકે. માનવતાની દ્રષ્ટિએ મારે એ જ કહેવું છે કે મારી દીકરી નહીં, છોકરો હોય કે છોકરી, એ એવમ સ્ટુડન્ટ છે, એ આટલી ડેરિંગ કરીને અહીંયા એક્ઝામ આપવા આવી રહી છે અને એક્સિડન્ટ થયું છે. મેં મારી જાણી જોઈને તો એનું એક્સિડન્ટ નથી થયું ને આવી નથી. માનવતાની દ્રષ્ટિએ એને જુઓ, એના ફિલિંગ્સને સમજો. સમજીએ કે આ નિયમ હોઈ શકે, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓનો એક્સિડન્ટ થયું છે, એને પોતાનું જે જીવ છે એના જોખમમાં છે. હજુ પણ એ તમે એની હાલત જો તો એ ટ્રીટમેન્ટ લઈને ડાયરેક્ટ પરીક્ષા આપવા આવી છે, કારણ કે એને પોતાની એક્ઝામ આપી છે. અત્યારથી ફર્સ્ટ યરથી લઈને થર્ડ યર સુધી એની એક પણ એટીકેટી નથી આવી. અને બીજી વાત કે જે વિદ્યાર્થીની છે એ ફક્ત એની મમ્મી સાથે આવેલી છે, એના ફાધર પણ નથી, ફાધર એક્સપાયર થઈ ગયા છે. એટલે સૌથી પહેલાં તો હું એને સલામ કરું છું કે હિંમત રાખીને પોતે યુનિવર્સિટીમાં આવી. અને આ યુનિવર્સિટીમાં આવી તો ફેકલ્ટીના જે વાઇસ ડીન છે કલ્પેશ શાહ સર, એ પોતે યુનિટ બિલ્ડિંગ પર ઉપસ્થિત હતા. તો એ છતાં તેમને એને જે રજૂઆત સાંભળવી જોઈતી હતી, જે સંતાવના આપવાની હતી એ નથી આપી અને યુનિवर्सिटी जो नियम है बताया एमने बाहर मोकली देवामां आव्युं। छात्रा को न्याय दिलवाने के लिए छात्र नेता और छात्र संगठन AGSU के छात्र भी मौके पर पहुंचे और छात्रा को परीक्षा में बैठने देने का अनुरोध किया, लेकिन प्रबंधन द्वारा टेक्निकल नियमों को आगे रखकर छात्रा को परीक्षा में बैठने देने से इनकार कर दिया गया। एक विद्यार्थिनी જે 9:25 અમને ઉપર ખબર પડી કે અહીંયા આવી છે અને 9:35 કે 9:40 અમે નીચે આવીને એને મળ્યા હતા. એને એક્સિડન્ટ થયેલો અને વાગ્યો હતો. હવે આ વખતની એક્ઝામ પેટર્ન મુજબ સેક્શન 2 એ ઓબ્જેક્ટિવ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન છે અને એઝ પર ધ રૂલ એ સેક્શન 9 વાગે લઈ લેવાનું હોય છે અને 9 વાગે એને સીલ કરી દેવાનું હોય છે. એટલે અમે લોકો એમાં બિઝી હતા. 9 વાગે સેક્શન સીલ થઈ ગયું. હવે નોર્મલ જો જૂની પેટર્ન હોય તો આ શક્ય બને કે નોર્મલ સિચ્યુએશનમાં કે આવા એક્સિડન્ટના કેસમાં, પણ આમાં એવું શક્ય બને નહીં કે એક સેક્શનમાં એ એબસેન્ટ હોય અને બીજા સેક્શનમાં એ પ્રેઝન્ટ હોય. અને યુનિવર્સિટીના રૂલ પ્રમાણે અડધો કલાક પછી કોઈ સ્ટુડન્ટને આપણે અલાઉ કરતા નથી. કદાચ એક્સિડન્ટના કેસમાં આપણે કન્સિડર કર્યું હોત, પરંતુ એના જે સ્ટીકર મારવાના છે એ સ્ટીકર એબસેન્ટમાં લાગી ગયેલા હતા. સેક્શન 2 લઈ લેવામાં આવેલું હતું. એટલે એ રીતે એક્ઝામમાં ઇવેલ્યુએશન કરવું કે એક જ સેક્શનમાં એબસેન્ટ ને એક સેક્શનમાં પ્રેઝન્ટ એ શક્ય ન બને, અને એને ધ્યાનમાં લઈ અને એવું ડિસિઝન લેવામાં આવ્યું અને ડીન સાહેબ સાથે વાત કરવામાં આવી અને એને એક્ઝામ આપવા માટે આજે અલાઉ કરવામાં નહોતી આવી. યુનિવર્સિટીના રૂલ પ્રમાણે એને આગળ પણ એક્ઝામ આપી હશે તો એને ખબર હશે કે 9 વાગે સેકન્ડ સેક્શન ઓબ્જેક્ટિવ ટાઈપનું લઈને એને સીલ કરી દેવામાં આવે છે. અને સ્ટીકર લગાડવાના હોય તો સ્ટીકર પણ એનું એબસેન્ટમાં સ્ટીકર લાગી ગયેલું હોય છે. એટલે આ રીતે આગળ એક્ઝામ સેક્શનમાં પ્રશ્ન ના ઊભો થાય એ રીતે અમે અલાઉ કરી શકીએ નહીં, એટલા માટે આ દિવસે અલાઉ કરી નથી. वडोदरा महानगर पालिका के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों द्वारा सिर्फ 13 महीने में 6.49 लाख रुपए का चाय नाश्ता किया गया होने की हकीकत RTI में उजागर हुई है। ये पैसे सीधे सीधे वडोदरा के नागरिकों की जेब से वसूले जाएंगे। વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સભા વિભાગમાં માહિતી અધિકાર અધિનિયમ 2005 હેઠળ માહિતી માંગવામાં આવી હતી, જેમાં ચેરમેનશ્રી, ડેપ્યુટી મેયર, મેયરશ્રી અને શાસકના નેતા દ્વારા છેલ્લા 13 મહિનામાં ચા, પાણી, નાસ્તા પાછળ કેટલો ખર્ચો કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે RTIમાં એક ઘટસ્ફોટ થયો છે કે મેયરશ્રી દ્વારા 89,000 રૂપિયાની ચા પીધી છે, ડેપ્યુટી મેયર દ્વારા 1,30,000 રૂપિયા,
ચેરમેનશ્રી દ્વારા 2,98,000 રૂપિયા અને શાસક પક્ષનો ખર્ચો છે 1,32,000 રૂપિયા. આ 4 જણનો ખર્ચો ભેગો કરીએ તો ટોટલ 6,49,000 રૂપિયા જેટલો ચા પાણી નાસ્તા પાછળ ખર્ચો થયો છે. એટલે કહી શકાય કે આ ખર્ચો ઘણો જ મોટો છે. બીજી બાજુ વડોદરા શહેરના નાગરિકોને પીવાનું શુદ્ધ પાણી મળતું નથી, ગટરો ઉભરાય છે, તળાવોની દશા દુર્દશા છે, વિશ્વામિત્રી નદી ખસ્તાહાલ છે. રોજે રોજ વોર્ડ ઓફિસમાં કે મુખ્ય કચેરી પર મોરચા લોકોના આવે છે. વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટીનું નામ આપીને લોકોની સમસ્યા દૂર કરવામાં આવતી નથી. સાથે સાથે આ ચા પાણીનો જે 6,49,000 જે ખર્ચો કર્યો છે એ કોઈ આમ જનતા માટે કર્યો નથી, મોરચો લઈને આવનાર માટે કર્યો નથી, પરંતુ જે લોકો ખુશામતખોરી કરવા આવતા હોય તેમના લોકો માટે 6,49,000 રૂપિયા જે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મેયર દ્વારા, ડેપ્યુટી મેયર, ચેરમેન અને શાસક નેતા દ્વારા કરવામાં આવે છે. બહુ જ ગંભીર બાબત છે. આ ખર્ચો ઓછો કરવો જોઈએ, કારણ કે આ નગરજનોના વેરાના રૂપિયાનો ખર્ચો અહીંયા થયો છે. અમારી સીધી માંગ છે કે ખર્ચો ઓછો કરવામાં આવે. अपने उच्च विचारों के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले भगवान बुद्ध की आज जन्म जयंती है. इस मौके पर कॉरपोरेशन द्वारा जुबली बाग स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया. आज बुद्ध पूर्णिमा का दिवस है. वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है. ये भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव का दिन है. ये गौतम बुद्ध की जयंती भी है और उनका निर्वाण दिवस भी. इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी. हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे. अतः हिंदुओं के लिए भी ये दिन काफी पवित्र माना जाता है. आज इस खास मौके पर वडोदरा में जुबेली बाग स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा माल्यार्पण किया गया. भगवान बुद्ध ने लोगों के जीवन में नेक उपदेश और लोगों को सही जीवन जीने का तरीका बताया था. ऐसे में आज उनके उपदेश को फिर एक बार याद किया गया. इस मौके पर डिप्टी मेयर नंदा जोशी, विपक्ष नेता अमीरावत, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही. आज भगवान बुद्ध की जन्म जयंती पर उनके प्रतिमा को पुष्पांजलि करने का कार्यक्रम आज जुबेली बाग खाते संपन्न हुआ है. भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ. उनका जन्म होने के बाद 7 दिन में उनका माता का अवसान हो गया. माता का अवसान हो जाने के बाद शुद्धोधन राजा की दूसरी रानी, उन्होंने उनका लालन पालन किया. बचपन से ही बालक सिद्धार्थ खेलते नहीं थे, लेकिन वो ध्यान में बैठ जाते थे. ऐसे बालक संसार में से उठ के वो ध्यानस्थ न हो जाए, उनकी चिंता राजा शुद्धोधन को थी. उन्होंने उनका विवाह कर दिया और विवाह के बाद उन्होंने तय किया, उन्होंने 4 आर्यव्रत की बात की. पहला आर्यव्रत दुख, दूसरा आर्यव्रत दुख क्यों हुआ, कैसे हुआ और वो दुख दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे 4 आर्यव्रत की उन्होंने स्थापना की. ऐसे भगवान बुद्ध की जन्म जयंती पर उनको प्रतिमा अर्पण करने का आज कार्यक्रम जुबेली बाग में हुआ है. आज बुद्ध पूर्णिमा के रोज़ गौतम बुद्ध की प्रतिमा को पुष्पांजलि करके उन्हें वंदन करते हैं. बौद्ध धर्म की स्थापना की और पंचशील के तत्व, इंसान को जीने का सही तरीका दिखाने वाले एक टीचर, एक प्रीचर गौतम बुद्ध को आज प्रणाम करते हैं सादर. उन्होंने ये सिखाया है कि इंसान को चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए. इन पंचशील के तत्वों का ज्ञान देके इंसान अपनी जो पुनः जन्म की परिस्थितियां है, जो जीवन में दुखदायी परिस्थितियां से उससे मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाने वाले गौतम बुद्ध जी को आज शत-शत नमन करते हैं. वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनएम. अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल. शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं. प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं CBSE. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે
અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए. बच्चों का हो भावी उज्जवल. शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं. प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं CBSE. वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. इस प्रखर भजन को गाने वाले भक्त कवि नरसिंह मेहता की आज जन्म जयंती है. इस मौके पर उनके योगदान को याद किया गया. नरसिंह मेहता महान कृष्ण भक्त थे. कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको 52 बार साक्षात दर्शन दिए थे. नरसिंह मेहता का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ. उनका संपूर्ण जीवन भजन कीर्तन और कृष्ण की भक्ति में ही बीता. उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ दान कर दिया था. मान्यता है कि महान भक्त नरसिंह मेहता की भक्ति के कारण श्री कृष्ण ने नानी बाई का मायरा भी भरा था. आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कारेलीबाग में उत्कर्ष पेट्रोल पंप निकट स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई. कवि नरसिंह मेहता ने अपने जीवन में कई प्रखर कविताएं लिखी थी. वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, उनका भजन पूरे देश में काफी प्रसिद्ध है. ऐसे महान कवि को याद करते हुए आज डिप्टी मेयर नंदा जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हितेंद्र पटेल ने उन्हें माल्यार्पण किया. ભક્તિના માધ્યમ દ્વારા जिसकी जन्म जयंती है वो नरसिंह मेहता की प्रतिमा को आज पुष्पांजलि हमने अर्पण की है. वैष्णवजनों तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, ये भजन जो है ये भजन आज भी लोगों को अच्छा लगता है, लोग गाते हैं. तो मैं ऐसा बोलने को आज युवा जो वर्ग है वो वर्ग भी नरसिंह मेहता को जाने. नरसिंह मेहता ने भी अनेक संघर्ष किए, अस्पृश्यता हरिजनवास में जाके भजन किया, उनका प्रसाद लिया और एक उदाहरण स्वरूप उन्होंने दाखिल किया कि वैष्णव जनों तो तेने के ये पीड़ा पराई जन, हर एक की पीड़ा हम जानते हैं. ऐसे जन्म जयंती पर उनके पुष्पांजलि आज प्रतिमा को अर्पण किए. उनको शत शत आदि कवि परम भक्त श्री नरसिंह मेहता जी की आज जन्म जयंती है. वैशाख शुक्ल पूनम के दिन आज रोज पुष्पांजलि करके उन्हें शत शत नमन करते हैं. आज से बरसों पहले जब अस्पृश्यता चरम सीमा पे थी तब वो हरिजनवास में जाके उनके साथ भजन किया करते थे, प्रसाद लेते थे और वो प्रवाह के सामने जाके भी उन्होंने उस वक्त पूरे विश्व को एकता का संदेश दिया. गांधी जी का सबसे प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना करने वाले नरसिंह मेहता जी को आज पुष्पार्पण करके हम शत शत नमन करते हैं. किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा काफी महत्वपूर्ण है. ऐसे में अतुल्य अभिवादन के तहत विभिन्न प्लेटफॉर्म के अग्रणी एक साथ मिलकर देश में शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल कर रहे हैं.
शिक्षा और शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए अतुल्य अभिवादन नामक उम्दा पहल शुरू की गई है, जिसके तहत टेक्नोलॉजी के इस जमाने में शिक्षा और शिक्षा से जुड़े विचारों के आदान प्रदान के लिए अतुल्य अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतुल्य अभिवादन की फाउंडर पूर्वी भिमाणी, मेहर भिमाणी, पूर्व सांसद जयाबेन ठक्कर, धर्मेंद्र सिंह चुड़ासमा, अजय कपूर, परेश शाह जैसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अग्रणी शामिल हुए। अतुल्य अभिवादन के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने की इस कोशिश को कार्यक्रम में शामिल लोगों द्वारा सराहा गया। नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी सरकार ने, हमारे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर दी शुरुआत। मन में क्या था, एक पीड़ा थी। पीड़ा वो थी कि हम जो ज्ञान और विज्ञान के निधि कहलाने वाले ऐसे बाशिंदे भारत के वासी, और कहाँ जाकर के आज हमारा रथ कहीं फंस गया है। तो क्यों आज ये स्थिति, क्यों मैकोले का जो हम पर भूत सवार हो गया है वो दर्शन का, वो उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब हमें सोचना पड़ेगा। सोचेंगे तो ही भला होगा, क्योंकि घर घर में ज्ञानदीप, घर घर में भक्ति और भावना और ज्ञान और विज्ञान का संचार अपने घरों में, हर घर में दिन और रात, जो सुबह और शाम दिया जलता है और झालर बजती है। छोटा बच्चा 1-1.25 साल का भी झालर बजने पर दौड़ता है, जय 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 करता हो। उसको नहीं मालूम ये कहाँ क्या कौन कर रहा है, लेकिन कुछ हो रहा है अच्छा, जहाँ सबको सुकून मिलता है और ज्ञान भी, और कुछ न कुछ कहने की 5 वाक्य ये करने की भी प्रथा थी। तो मुझे लगता है ये जो प्रथाएं हमारे सारे गुरुजनों ने और सारी हमारी संस्थाओं ने शुरुआत की है, हमारे मोदी जी ने भी, हमारे पवन जी, ये निकल पड़े हैं सारे एक ध्वज, धर्म ध्वज लेकर के, शिक्षा का ध्वज लेकर के। तो उसको परिपूर्ण करने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। माई सेल्फ कोई करेगा नहीं, ऐसे करेंगे तो हम कहेंगे कि कौन करेगा, तो वहाँ ऐसे नहीं, तो हमारी तरफ भी 3 उंगलियाँ हैं और दायित्व हमारा भी है, जन सामान्य के तौर पर भी है, ऐसे समझदार नागरिक के तौर पर भी है, और एक अच्छे भारत माँ के लाल या बेटी की तरह भी है। वो करना पड़ेगा, हम तैयार हैं। भारतवर्ष एक नए दिशा में निकल चुका है। भारतवर्ष पिछले लगभग 500-550 वर्षों में जो हमारी संस्कृतियों को, हमारे एजुकेशन पैटर्न को जो डिस्टर्ब किया गया अलग अलग माध्यमों से, चाहे आक्रांताओं ने किया हो, चाहे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने की हो, चाहे पापी बॉलीवुड ने किया हो, इन सब ने मिल करके हमारे राष्ट्र की जो शिक्षा रही है, हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो विचार शैली रही है, जो हमारी समाज की व्यवस्था रही है, इसको बहुत हद तक दूषित किया है। अब समय आ चुका है कि हमको वापस उसको रिवाइव किया जाए, रिगेन किया जाए और फिर से इस राष्ट्र को एक नई दिशा में लेकर के जाएं। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो धर्म से जुड़े हों, चाहे समाज से जुड़े हों, चाहे समाज सेवा से जुड़े हुए हों, चाहे इंडस्ट्रीज से हों, चाहे डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हों, हर एक को एजुकेशन पैटर्न्स के साथ जुड़ना होगा, एजुकेशन संस्थाओं के साथ जुड़ना होगा, ताकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेकर के आई है उसमें जहाँ जहाँ पर जो लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो कंट्रीब्यूट करें। अतुल्य अभिवादन करके कार्यक्रम है, जहाँ पे हमारा आज टीम मीट चल रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य बढ़ती जती बहुत सारी संख्या में जो बढ़ रही है सुसाइड केसेस पेरेंट्स की और स्टूडेंट की, उनको कंट्रोल में लाना था, और उसी के साथ साथ ये अवेयरनेस देनी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी वही काम कर रही है। तो क्यों ना हम सारा परिवार प्रथम गुरु हमारी संस्कृति सिखा रही है, तो परिवार से जुड़ के, शिक्षकों से जुड़ के हम हमारी ही संस्कृति को आगे लेके बढ़ते हुए, टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चलते हुए, क्यों ना सुसाइड केस को कैसे धीरे धीरे करके 0 तक लेके आए। डिससेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं सभी को है, लेकिन उसकी बात बहुत आसानी से बाहर नहीं आती। तो ज़्यादातर हम अपेक्षाएं रखते हैं एक दूसरे के साथ। मेरा मानना है अपेक्षा बहुत बड़ा जहर है, और इस जहर का हम उपचार की ओर में यही कर सकते हैं कि पूरा समाज, पूरा परिवार मिलजुल के अगर हम ये अवेयरनेस फैलाए, अतुल्य अभिवादन माने कोई किसी के बराबर तुलना ना की जाए,
एक इंसान अपने किरदार में बेस्ट हैं और अभिवादन उसका आभार वाचन और उसकी जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स है, उनको आगे बढ़ाते बढ़ाते सक्सेस की ओर कैसे ले जाए, उसी का काम अतुल्य अभिवादन कर रहा है। आज हमारे साथ बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट हैं, इस काम में बहुत सारे NGOs भी जुड़े हुए हैं और सोशल क्लब्स भी हमें उतने ही हेल्प कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि और सारे सेक्टर्स हमसे जुड़े और हम सभी के पास आज संतान धन 1 या 2 ही हैं, हम उनको भी बचाएं और आगे लेते चलें। गुजरात के वडोदरा शहर में बन रहे सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज के नाम पर ब्रिज निर्माण के बीच में आने वाले सभी तरह के निर्माण, सर्कल, पेड़ पौधे, मंदिर तक काट दिए जा रहे हैं, तोड़ दिए जा रहे हैं, जिस पर विवाद हो रहा है। वडोदरा में चल रहे ब्रिज निर्माण में कुछ दिनों पहले हैवमोर सर्कल निकट का भातूजी महाराज का मंदिर रातों रात धराशायी कर दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। इस मंदिर के बगल में ही एक बड़ा सा नीम का पेड़ था जो कई लोगों को बारिश धूप से बचाता था, लेकिन इस पेड़ को भी काट दिया गया है, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। वडोदरा शहर में पश्चिम विस्तार अंदर आ जूनापादा रोड है, त्या आगळ आज विकासना नामे झाड़ कापे छे कि भाई अड़चणरूप है, झाड़ कापे छे। पण वडोदरामां पहला पण आवा मोटा झाड़ हता। आ લીમડાનું झाड़ एटલું મોટું હતું, એટલા વર્ષો જૂનું હતું, તો આને આખું નાખું કાઢીને શિફ્ટ કરવું જોઈએ બીજી કોઈ જગ્યાએ। આજે તમે જુઓ 44 થી 45 ડિગ્રી વડોદરા શહેરમાં તાપમાન હોય છે, આટલું બધું ઓક્સિજનની બી કમી છે, ઝાડ રોપાતા નથી, જ્યાં જ્યાં ડેવલપમેન્ટ થાય છે ત્યાં આગળ ઝાડ કાપી નાખે છે। આ ઝાડ કાપે તેની સામે બીજા ઝાડ તો રોપો, અને ઝાડ રોપે છે જંગલમાં રોપે છે, એનાથી વડોદરા શહેરના નાગરિકને ક્યાં ફાયદો થાય છે? વડોદરા શહેરનું તાપમાન કેટલું બધું વધી ગયું છે। એટલે મારું એવું કહેવું છે કે આ ઝાડને તમે બી પાસની અંદર મોટા ઝાડોને તમે શિફ્ટ કરેલા છે, તો આને શિફ્ટ કેમ ના કર્યું? એ ખોટી વાત છે। સ્માર્ટ સિટીની વાતો કરે છે, ખાલી ફક્ત ને ફક્ત વાતો જ છે, પણ ખરેખર એન્વાયરમેન્ટ માટે આ લોકોએ ધ્યાન દોરવું જોઈએ। આ લોકોએ એવું કીધું કે અમે આટલા ઝાડ રોપ્યા છે, ક્યાં રોપ્યા છે બતાવો ને, પ્રજાને બતાવો, એનો ફાયદો શું? અત્યારે મેક્સિમમ ઝાડ જેટલા રોપાય એટલા રોપવા જોઈએ, એને બદલે મહાનગરપાલિકા ઝાડ કાપે છે। હવે ચલો તમને નડતું હોય, ઝાડ શું કામ કાપો છો? આને નાનું આખું ઉઠાઈને શિફ્ટ કરી દો। એવી કેટલી NGO બી છે વડોદરામાં, એ લોકો પણ આ કામગીરી કરે છે। લોકોને જાણ તો કરો, તમે આવી રીતે આ ઝાડો તોડી નાખશો, એ કોઈ કાળે ચલાવી લેવામાં નહીં આવે। वडोदरा में इन दिनों फूड फेस्टिवल टेस्ट ऑफ वडोदरा काफी हिट हो रहा है। टेस्ट ऑफ वडोदरा में बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर दर्शन रावल ने अपने अनोखे अंदाज में गानों की धूम जमाई। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों टेस्ट ऑफ वडोदरा की धूम है। टेस्ट ऑफ वडोदरा फूड फेस्टिवल में वैरायटीज ऑफ फूड के साथ साथ म्यूजिक, डांस, सेल्फीज जैसे कई अट्रैक्शन का तड़का भी लगाया गया है, जिसके चलते रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग टेस्ट ऑफ वडोदरा का आनंद उठाने पहुंच रहे हैं। टेस्ट ऑफ वडोदरा में लोगों का ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन करने के लिए यहाँ सेलिब्रिटीज भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसी के तहत बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर और सभी के पसंदीदा गायक दर्शन रावल टेस्ट ऑफ वडोदरा पहुंचे। दर्शन रावल को सुनने हजारों की संख्या में लोग भी टेस्ट ऑफ वडोदरा पहुंचे। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर दर्शन रावल ने यहां अपने अनोखे अंदाज में लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने दर्शन रावल के सुरीले अंदाज का खूब आनंद लिया। कहने को तो गुजरात ड्राई स्टेट है, लेकिन यहाँ शराब की बिक्री और तस्करी आम बात है। लेकिन हड़कंप तब मच गया जब भावनगर के महुआ के सर्किट हाउस से बियर की टीन बरामद होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गुजरात में शराबबंदी होने की धज्जियां खुद सरकारी इमारत में ही उड़ती हुई देखने मिली। गुजरात में शराबबंदी होने के बावजूद भावनगर जिला के महुआ में सर्किट हाउस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ढेर सारे खाली बियर के टीन देखने मिल रहे हैं। देश भर के सरकारी कर्मचारी सर्किट हाउस में स्टे करते हैं और इसी बीच खाली बियर के टीन का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सर्किट हाउस के मैनेजर और PWD को नोटिस देकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા ખાતે સર્કિટ હાઉસમાં બિયરના ખાલી ટીન છે એવો એક જે વિડીયો વાયરલ થયેલો, એના આધારે મહુવા પોલીસે ત્યાં આગળ રેડ કરેલી, પોલીસ અધિકારીને કર્મચારીઓએ રેડ દરમિયાન આવો કોઈ વસ્તુ ત્યાંથી મળી આવેલ નથી।
અને એટલે કાયદેસરની પ્રોહિબિશન નિલેટ કરી, તેમ છતાં ત્યાંના મેનેજર અને જે બીજા સંલગ્ન PNWDના જે એમને નોટિસ આપી અને બોલાવે છે ને વધુ તપાસ આ બાબતે હાલમાં ચાલુ છે। देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। उसके बावजूद सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर विभिन्न कैंप के आयोजन कर पब्लिसिटी लेने की कोशिश की जाती है, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। गुजरात के वडोदरा में सविता हॉस्पिटल में भारतीय जनता पार्टी मेडिकल सेल द्वारा गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी का विशेष कैंप आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने निःशुल्क सोनोग्राफी का लाभ लिया। 3 से 8 महीनों की गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी करते हुए गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति का परीक्षण किया गया और गर्भवती महिलाओं को इस मौके पर उचित मार्गदर्शन भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी तरफथी आज आखा ज गुजरातमां एज वेल एज वडोदराना 19 महानगर छे एमां बे स्थाने सगर्भा स्त्रीओनुं रजिस्ट्रेशन थयेलुं छे। आ एक 2016 में फिलिपाइन्समां आ वर्ल्ड रेकॉर्ड चेकअप थयुं हतुं। गर्भवती महिलाओं के लिए आयोजित सोनोग्राफी कैंप में जहां तहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीर देखने मिली। यहां तक कि पोस्टर पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीर देखी गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पब्लिसिटी के लिए किए जा रहे स्टंट पर वडोदरा के कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने सवाल उठाए। वडोदरा शहर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, मेडिकल कैंप, सोनोग्राफी कैंप, और ये होर्डिंग में जो ये लोग प्रसिद्धि चीप पब्लिसिटी के लिए ये जो होर्डिंग लगाते हैं, इस बात का दुख है। इसलिए कि जनता ने आपको चुना है, आपको कॉरपोरेटर बनाया, आपको मेयर बनाया, आपको MLA बनाया, MP बनाया, तो आपको जनता ने इसलिए चुना है कि आपको जनता की सेवा करनी है। ये जो भी कार्यक्रम मेडिकल कैंप हो या जो भी कैंप ये करते हैं, आधार कार्ड का या जो भी कैंप होता है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें कोई नेता किसी पे एहसान नहीं करता है। ये आपकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के भाग रूप आप जनता के बीच आपको जनता की सेवा करनी होती है। लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के फोटो रहते हैं, और एक होर्डिंग जब मैंने देखा है जिसमें लिखा है कि सगर्भा सोनोग्राफी कैंप भारतीय जनता पार्टी मेडिकल सेल, और उस होर्डिंग में आप देखिए कि ये कैंप है सगर्भा सोनोग्राफी कैंप, लेकिन उसमें सब बड़े बड़े पुरुष नेताओं के ही फोटो है, किसी महिला का फोटो नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप ये सब कर रहे हैं, मैंने पहली बार देखा है कि सोनोग्राफी कैंप का भी बड़ा होर्डिंग लगता है। अरे आप चाहे आपके पास आप प्रशासन में है, अधिकारी आपके हैं, आप चाहे तो वार्ड ऑफिस के द्वारा, कॉरपोरेशन द्वारा आप ये मैसेज कर सकते, भेज सकते, लोगों को जनता तक ये मैसेज जाना चाहिए। लेकिन कोई भी कैंप का मैसेज जनता तक जाए या ना जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पब्लिसिटी होना चाहिए, बड़े बड़े होर्डिंग में उनकी फ़ोटो होनी चाहिए। और ये दिखा रहा है कि ये प्रसिद्धि के पीछे, पब्लिसिटी के पीछे जो इतना खर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर मारते हैं, अगर इतना खर्चा अगर आप जो गरीब और मध्यम वर्ग जिनको ज़रूरत है आरोग्य की सेवा की, शिक्षण की सेवा की, अगर उसके पीछे आप इतना पैसा खर्च करें, तो शायद वडोदरा के अंदर हेल्थ और एजुकेशन के जो मुद्दे हैं, जो बीमारियां जो लोगों को है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ सकता है, उसको मुफ्त में सेवा मिल सकती है। आप लाखों करोड़ों के होर्डिंग मारते हैं, लेकिन जनता को क्या फ़ायदा? तो मेरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरा ये कहना है कि होर्डिंग मार के अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो, लेकिन जनता ने आपको जिस सेवा के लिए आपको चुना है, तो जनता को भी कभी याद किया करो, उनकी सेवा भी किया करो। ये मैसेज मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक उनके प्रोग्राम्स का है, प्रोग्राम्स तो छोटे छोटे होते पर मार्केटिंग खूब बड़ा करती है। पर्टिकुलरली अभी जो सविता हॉस्पिटल में सगर्भा बहनों के लिए फ्री सोनोग्राफी का कैंप रखा गया था, भारतीय जनता पार्टी ने कैंप तो रखा, उसमें अपने बड़े बड़े नेताओं के फोटो रखे, पर वहाँ पर उनकी जो महिला अध्यक्ष है उनकी भी तस्वीर उस होर्डिंग में नहीं है।
कैंप के आयोजन के टाइम वहाँ पर जो आयोजन हुआ उसमें भी शायद, जहाँ तक मुझे मीडिया से खबर मिली है, कोई बहनें इन्वॉल्व नहीं थी, सिर्फ भाइयों ने ये कैंप किया था। तो विषय जब एक महिला से महिलाओं का जुड़ा हुआ विषय है तो उसमें डेफिनेटली उनके पास अगर बहुत बातें करते हैं कि हमारे पास महिला मोर्चा बहुत स्ट्रांग है, तो वो बहनें कहाँ थी उस वक्त और क्या उन्हें पॉलिटिकली वहाँ से नेगलेक्ट करने में आया है? बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और पोस्टर में दिखने वाले नेताओं को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक बार तो आप बेटियों के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें करते हो, स्त्री सशक्तिकरण की बातें करते हो, पर जहाँ तक स्त्रियों के लिए अनामत देने की बात है उसमें आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी आगे नहीं आई। दोनों, जब पहले 33% रिजर्वेशन लोकल बॉडी में हुआ तो कांग्रेस की देन थी, उसके बाद 50% हुआ, वो भी कांग्रेस की देन थी। आज राज्यसभा में, लोकसभा में आरक्षण की बात हो रही है तो वो भी कांग्रेस उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी तो इस बारे में सोच नहीं रही। यहाँ तक कि उनके बैनर पोस्टर में भी अगर वो महिलाओं को स्थान नहीं दे सकते तो किस तरह वो स्त्री सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आद्य पत्रकार कहे जाते नारद जी की जयंती के मौके पर वडोदरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पत्रकार मिलन समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा वडोदरा में एक खास कार्यक्रम का आयोजन जेतलपुर की संपतराव कॉलोनी की निजी होटल में किया गया। नारद जी की जन्म जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में पत्रकारों की तुलना नारद जी से की गई। नारद जी जिस कदर एक दूसरे के पास खबर पहुंचाते थे, पत्रकार भी यही काम करते हैं। ऐसे में सभी पत्रकारों को सटीक पत्रकारिता करने की प्रेरणा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा नारद जी की जन्म जयंती पर दी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघना प्रचार विभाग द्वारा महर्षि नारद जयंतीનો કાર્યક્રમ વડોદરા મહાનગરમાં આજે રાખવામાં આવ્યો। સંવાદના અને કોમ્યુનિકેટર તરીકે જેમની નામના આ દેશમાં આદિકાળથી આવેલી છે એવા મહર્ષિ નારદ એક ખરા અર્થમાં સમાજના પથદર્શક અને આદર્શ હતા। દેવલોકની સાથે સાથે ભૂલોકની અંદર પણ એ સામાજિક, ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક જે કંઈ વાતો હોય એ યોગ્ય રીતે લોકો સુધી પહોંચાડતા અને આ જ વાતનું સ્મરણ કરવા માટે વર્તમાનમાં મીડિયાના લોકો સાથે આ નિમિત્તે મળવાનું થાય અને આ દેશની ખરેખર મીડિયાના કોણ વાહક હતા, કોણ આદર્શ હતા એ ચર્ચા કરવા માટે નારદ જયંતીનો કાર્યક્રમ આજે રાખવામાં આવેલો। जूनागढ़ में एक विवाहिता के साथ संबंध रखने वाले सरकारी वकील ने विवाहिता के पति को जान से मारने की कोशिश की। जूनागढ़ के झांझरड़ा के नंदनवन अपार्टमेंट में रहने वाले हिरेन बूथ पर नुकीले हथियार से सरकारी वकील निगम जेठवा ने अन्य एक वकील और 4 लोगों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया था। हिरेन की पत्नी के साथ अवैध संबंध के चलते किए गए इस हमले मामले पुलिस ने सरकारी वकील निगम जेठवा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जूनागढ़ शहरना झांझरड़ा गामे नंदनवन एपार्टमेंट में रहता हिरेनभाई चिमनलाल भूत के जेवो मधुरम चौकड़ी खाते सिरामिकनो व्यवसाय करे छे। तेओने तारीख 12 मेना रोज रात्रिना 9 वागे 4-5 ईसमो द्वारा मार मारवामां आवेल तेमज तलवार अने छरीथी हुमलो करवामां आवेल। जे बाबते निगमभाई जेठवा રહેવાસી વેરાવળ, फोन करनार मुस्ताक अने 4 अजाण्या ईसमो विरुद्ध तालुका पोलीस स्टेशन में गुनो दाखल करवामां आवेल छे। आ बाबते क्राइम ब्रांच द्वारा टेक्निकल सोर्स अने विश्वास प्रोजेक्ट आधारे जे इंस्टॉल करेला कैमेरा आधारे तपास करता आ गुनामां एक कार वपरायेली जे कारना नंबर आधारे मालिकने मळता मालिक द्वारा एवी जाण करवामां आवेली के आ जे कार छे ए सरकारी वकील जे के वेरावळमां नौकरी करे छे निगमभाई जेठवा तेओ बपोરના લઈ ગયેલા હતા। જેના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા આરોપીઓ નિગમભાઈ, વકીલ મિત્ર આબિદભાઈ ઈસાભાઈ સુમરા અને આ સિવાયના 3 આરોપીઓ જે વકીલ મિત્ર આબિદભાઈના અસીલ છે અફજલ ઉર્ફે ચીપો સતારભાઈ ગોવાલ, રફીક ઉર્ફે ટોમેટો સતારભાઈ ચૌહાણ અને આ બાબતે જે ફોન કરનાર છે મુસ્તાકભાઈ ઉર્ફે મુસ્તાક બાપુ એવો 5 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે।
પકડાયેલ આરોપીઓ પૈકી નિગમભાઈ જયરામભાઈ જેઠવા વેરાવળ છે વકીલ મિત્ર જે સહ આરોપી છે આબિદભાઈ સુમરા, તેઓએ તેને સહકાર આપેલ અને આ બાબતે તેના અસીલો જે છે અફજલ ઉર્ફે ચીપો, રફીક ઉર્ફે ટોમેટો અને શરીફ ઉર્ફે ભૂરો, જે પૈકી શરીફ ઉર્ફે ભૂરોને પકડવાનો બાકી છે અને આ ત્રણેય આરોપીઓ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે. આ જે બનાવ બનવાનું કારણ છે કે ત્યાં એપાર્ટમેન્ટમાં પેટ્રોલની ચોરી થતી હોય, જે આધારે સીસીટીવી કેમેરામાં ચેક કરતા આ નિગમભાઈ જેઠવા એક જે એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા ઈસમને ત્યાં એમની ગેરહાજરીમાં તેમની પત્નીને મળવા આવતા હોય, જે બાબતની જાણ નિગમભાઈ જેઠવાને થતાં તેઓને મારી નાખવાના ઈરાદે હુમલો કરવામાં આવેલ હતો. राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पार्टी की स्थिति के मनोमंथन पर चिंतन शिविर का आयोजन किया था, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय भी किए गए हैं. लेकिन ये महत्वपूर्ण निर्णय क्या कांग्रेस की डूबती नैया को उबारेंगे, उस पर अपनी राय दी वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने. नमस्कार. आज की बात कांग्रेस पर, कांग्रेस के चिंतन शिविर पर जो उदयपुर में हो रहा है. 2013 के बाद 2022 में ये चिंतन शिविर हो रहा है, यानी 9 साल पहले दूसरा चिंतन शिविर हुआ था. वो तीसरा था इनफैक्ट, और दूसरा हुआ था 2003 में शिमला में, और इससे पहले 1998 में हुआ था मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में. इन तीनों चिंतन शिविरों का मैं गवाह रहा हूं. एक पत्रकार के रूप में मैंने उनका समीक्षा की है, कवरेज भी किया है. 1998 के पचमढ़ी चिंतन शिविर में तो मैं खुद भी गया था, और जिसमें सोनिया गांधी को पहली बार उनके वैचारिक आधार को, पृष्ठभूमि को अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस ने मान्यता दी थी और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी. लेकिन बात मैं शुरू करूंगा आज की बात से. आज जो पूर्व वित्त मंत्री हैं चिदम्बरम, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही. उन्होंने कहा कि 1991 की जो आर्थिक उदारीकरण की नीति थी, अब उस पर कांग्रेस को अपने रिव्यू करने की जरूरत है, समीक्षा करने की जरूरत है. उस समय जो कांग्रेस सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में, तो उस समय देश की आर्थिक स्थिति बड़ी प्रतिकूल थी, हालत खस्ता थी, और तब वो जो कदम उठाए गए थे उन हालात के मद्देनजर उठाए गए थे. यानी आपको याद होगा कि 1990 में जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तो सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी. हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार इतना कम हो गया था. तो जब सोना गिरवी रखने की नौबत आ जाए तो समझ लीजिए कि किसी देश की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई है. हमारे पड़ोसी दो, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन दोनों उसी हाल से जूझ रहे हैं. तो जब उस समय ऐसा हुआ और नरसिंह राव सरकार ने उस आर्थिक संकट से निपटा, तो वो दौर देश में पूंजी निवेश का, यानी बाहर से पैसा लगाने वाली कंपनियों को आमंत्रित करने का समय था, और उसका सकारात्मक परिणाम निकला. देश की अर्थव्यवस्था सुधरी. लेकिन उसके बाद जो देश की असल मूल प्राथमिकताएं थीं, उनकी तरफ से ध्यान बाद के सत्ता पर जो बैठे लोग थे उनका धीरे धीरे हट गया. वो ये समझते रहे कि आर्थिक उदारीकरण और बाहर से पैसा लाने का मतलब एक ऐसा ये जादू की छड़ी है जिससे इस देश की आर्थिक स्थिति हमेशा समृद्ध रहेगी. लेकिन ऐसा नहीं होता. अटल बिहारी, कुछ वर्षों तक राजनीतिक अस्थिरता रही, 2 मध्यावधि चुनाव हुए, और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उन्होंने भी नरसिंह राव की काफी कुछ नीतियों को जारी रखा. लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उस समय ही उन नीतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. संभवतया इसलिए कि उस आर्थिक उदारीकरण के उन फैसलों का, उन नीतियों का के परिणाम तब तक भी मिल रहे थे. लेकिन जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी, तो यूपीए की सरकार जब बनी तो उसमें उन्होंने उस पहले कार्यकाल में जो नेहरूवियन समाजवाद था
उसकी तरफ लौटने का प्रयास किया। जो 2003 का शिमला चिंतन शिविर था, उसमें कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया था। खाद्य सुरक्षा कानून, सूचना का अधिकार, मनरेगा, सामाजिक सशक्तिकरण, महिलाओं की मजबूती, ये सारे विषय ऐसे थे जो उस दौर के हिंदुस्तान के लिए जरूरी थे। और इसलिए उस समय जब 2003 के शिमला चिंतन शिविर में यह फैसला हुआ कि इसके इन नीतियों का पालन करने के लिए भले ही कांग्रेस को सहयोगी दल है जो जिनका वैचारिक आधार मेल खाता हो कांग्रेस के साथ, उनसे मिलकर गठबंधन करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि देश की स्थिति फिर एक बार, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और बेरोजगारी के आंकड़े जो कहते थे और वित्तीय स्थिति जो थी, वो एक बार फिर देश के चेहरे पर चिंता की लकीरें पेश कर रही थी। तो ऐसा हुआ, इनके रिजल्ट मिले और इनके रिजल्ट मिलने के बाद जो अब मैं आता हूं, क्योंकि 2013 का जो चिंतन शिविर था वो तो एक तरह से राहुल गांधी को प्रमोट करने वाला चिंतन शिविर था। हालांकि उस समय भी 2014 का चुनाव सिर पर था, तो उस समय कुछ नीतियों पर विचार हुआ था। लेकिन अब 2022 में जो उदयपुर में जो चिंतन शिविर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2003 यानी शिमला का जो चिंतन शिविर हुआ था, कुछ उसी लाइन पर कांग्रेस की लौटने की कोशिश है और शायद इसके सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि आज देश की जरूरत वो नहीं है जो पिछले 7 वर्षों से चल रही है, यानी वही पूंजीवाद को बढ़ावा देने की, उद्योगपतियों को बढ़ावा देने की, पूंजी निवेश को बढ़ावा देने की, जैसे कि नरसिंह राव के टाइम पर थी। तो जब हर कालखंड के हिसाब से प्राथमिकताएं बदलती हैं और आज की जो जरूरत है वो पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को बढ़ावा देने की नहीं। और इसी वजह से हमने देखा है कि पिछले 7-8 वर्षों में बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, औद्योगिक रफ्तार क्या रही है, कोरोना ने उस पर उल्टा असर डाला है। तो अब उदयपुर में जो ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो यही है कि फिर एक बार कांग्रेस नेहरू और इंदिरा गांधी के युग के कांग्रेसी समाजवाद के रास्ते पर चल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो शायद देश की अनेक समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो ये तो बात हुई चिदंबरम की। दूसरी बात एक और कही जाती रही है कि कांग्रेस के इस शिविर में आर्थिक नीतियों पर, सामाजिक नीतियों पर और इन सब नीतियों पर विचार विमर्श करने की जरूरत क्या है। कांग्रेस चुनाव दर चुनाव तो हारती जा रही है, अपना घर क्यों नहीं ठीक करती, अपना घर ठीक करे। आज सुनील जाखड़ ने रिजाइन कर दिया, लेकिन सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि 50 वर्ष उन्होंने पार्टी की सेवा की, अब सेवा नहीं करना चाहते। ये कमाल है। कल सोनिया गांधी ये कहती हैं कि अब कांग्रेसियों को कर्ज चुकाने का मौका आ गया। उनके पिताजी को यानी बलराम जाखड़ को पार्टी ने क्या क्या नहीं दिया, सुनील जाखड़ को क्या नहीं दिया, लेकिन सुनील जाखड़ नाराज हैं, खफा हैं। और अगर ये मान लिया जाए कि इस जहाज में छेद हो रहा है तो जिस तरह से चूहे निकल के भागते हैं, तो भागते भागते चूहे जो है ये नसीहत दे रहे हैं कि पार्टी आप अपना घर ठीक करिए। बहरहाल घर ठीक करने का कारण उचित है, वाजिब है। हम जानते हैं कि कांग्रेस की जो दुर्गति हाल के वर्षों में हुई है वो इसी वजह से हुई है कि कांग्रेस ने शायद अपने घर को ठीक करने में उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। कुछ गलतियां भी उनसे हुई हैं, पंजाब में हुई हैं और भी एक दो मध्य प्रदेश में हुई हैं। कुछ वरिष्ठ नेताओं को ऐसे नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं जो अपनी पार्टी की जगह भारतीय जनता पार्टी की सहायता कर रहे थे। कुछ राज्यों में सरकारें बनती बनती कांग्रेस की बिखर गईं। तो ऐसे नेताओं को अगर चिंतन शिविर में अलग थलग नहीं किया गया तो थोड़ा सा ये बात गड़बड़ है, क्योंकि अब कांग्रेस को जनता से एक बार फिर जुड़ने की जरूरत है, जनता के साथ रिश्ता बनाने की जरूरत है, संवाद की जरूरत है। और जो प्रथम श्रेणी के कांग्रेस के नेता हैं, माफ कीजिए, इसमें वो कमजोर साबित हो रहे हैं, वो जनाधार वाले नेता नहीं हैं। तो अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए ये दूसरा चैलेंज है। लेकिन मुझे याद आ रहा है जब 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे
तो कांग्रेस को 100 साल पूरे हुए थे और 100 साल पूरे होने पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में और मुंबई में उन्होंने 2 बड़े कांग्रेस के शताब्दी अधिवेशन किए थे और जिनमें 50,000 60,000 लोग शामिल हुए थे। और एक अधिवेशन में तो, एक चिंतन शिविर में तो 100 साल वाले जो शताब्दी शिविर जो हुआ था या अधिवेशन जो हुआ था, उसमें पाकिस्तान से सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब आए थे। वो उन दिनों जीवित थे, जो भारत के विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन उन्हें मजबूरी में भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ा और वो पाकिस्तान में ही रह गए थे और वो पठानों के बड़े निर्विवाद नेता थे। तो उस अधिवेशन में राजीव गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के 1936 जी, यानी करीब 86 साल पहले के, आज से 86 साल पहले के लखनऊ में दिए गए उस भाषण का उल्लेख किया था और याद किया था कि कांग्रेस आज जनता से कटती जा रही है, कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, कांग्रेस लोगों से दूर होती जा रही है और कांग्रेस को चाहिए कि अब इस फासले को पाटें, अन्यथा आने वाले दिनों में आजादी के आंदोलन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए, तब तो आजादी का आंदोलन था, लेकिन ये बात उन्होंने बहुत ही मार्के की कही थी कि कांग्रेस का जनता से संवाद कम हो रहा है और अब एक बार फिर कांग्रेस को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे उनके चिंतन शिविरों के जरिए लोगों का उनका जो आम आवाम से कनेक्शन है वो वापस कायम हो। और इसलिए चिंतन शिविर राष्ट्रीय स्तर पर क्यों होने चाहिए? आप प्रादेशिक स्तर पर करिए, संभागीय स्तर पर करिए, आप जिला स्तर पर संभागीय स्तर करिए और घर में अपने बैठे हुए ऐसे नेताओं को बाहर करिए जो एक एक खबर भारतीय जनता पार्टी आलाकमान तक पहुंचाते हैं और उनकी राय सलाह से काम करते हैं। आज की बात में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। वीएनएम बुलेटिन से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को आप लगातार 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।